Welcome my dear students. In this session we'll be taking up comparison of values. So we'll be comparing values of fractions. For example, 5 by 9, 17 by 21, 31 by 37 and so on. ठीक है, सिमिलर फ्रैक्शंस को कैसे हम कंपेयर करेंगे, विच वन विल बी द लार्जेस्ट, विच वन विल बी द स्मॉलेस्ट. कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज करेंगे. पावर्स के लिए भी कंपेरिजन करेंगे, 2 to the power 1/6, 5 to the power 1/4 एंड सो ऑन. अगर ऐसे वैल्यूज दिए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम हैंडल करेंगे. 15-20 मिनट्स का सेशन होगा. सेशन को ध्यान से देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे. ठीक है, बहुत इजी अप्रोच है जिससे कि वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं. चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं. एंड इफ यू हैव नॉट कनेक्टेड मी ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे यू कैन ज्वाइन and connect with me on Telegram at ADITYAKT. You can also join the Telegram group CATZAT-MBA. Okay. So for example, अगर हमें fractions given है 5 by 13 and 7 by 15 और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों वैल्यूज में से लार्जर वैल्यू कौन सी होगी और स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, यानी हमें एग्जैक्टली इनको ऑर्डर में लगाना है. तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं. एक तो ये है कि पहले हम इनको वैल्यूज को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करें, यानी 13 से 5 को डिवाइड करें, 15 से 7 को डिवाइड करें. बट ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि इतना करेंगे यहाँ पे तो दो वैल्यूज हैं, एग्जाम में तो 3 या 4 वैल्यूज आएंगी, तो करते ही रह जाएंगे एज सो. और ना ही वो इफेक्टिव अप्रोच है, ना ही स्मार्ट अप्रोच है. तो बेटर मेथड क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट रिकॉल कि अगर 2/5 को 5/6 में ऐड करना होगा तो कैसे करते थे हम ऐड? जब भी कभी फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है, यानी तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते थे कि हम फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेते हैं. इज इट सो? और एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि एलसीएम लेने के बाद हम वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं. 5 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ. और क्योंकि हम डिनोमिनेटर में अगर 30 बना रहे हैं तो यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, 2 × 6. और सिमिलरली सेकंड वाले फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को बना रहे हैं 6 से 30, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, यानी कि न्यूमरेटर हो जाएगा 5 × 5 25. और अब हमारे फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है. तो बेसिकली हमें यही काम करना है. समझने के लिए कैसे करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. ठीक है, सेकंड वाले के डिनोमिनेटर को फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर से, एरो लगा रहा हूं उससे समझ में आ जाएगा. ठीक है, और सिमिलरली फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर को सेकंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जिस साइड में एरो है उस साइड में वैल्यूज को लिख दोगे. यानी कि 15 × 5 इज 75 एंड 13 × 7 इज 91. 75 छोटा है 91 से एंड हेंस ये फ्रैक्शन छोटा होगा. फर्स्ट वाला फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर देन द सेकंड वाला फ्रैक्शन. क्योंकि अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो इफेक्टिवली हमने बेसिकली किया क्या है कि हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया है. तो अब डिनोमिनेटर यहाँ पे दोनों ही केसेस में हो गया 13 × 15, और इसलिए हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, इज दैट क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 13 by 19 and 15 by 22. These are the values. तो हम क्या करेंगे? सेकंड वाले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर से, और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले के न्यूमरेटर से. जिसका न्यूमरेटर है उस साइड में उस वैल्यूज को लिखेंगे. यानी कि 22 × 13 राइट हैंड साइड में आ गया 19 × 15. 22 × 10 कितना आएगा? 220 प्लस 66, तो दिस विल बी 286. और राइट हैंड साइड में आएगा 19 × 15, तो दिस विल बी 190 प्लस 95, so that will be 285. So 286 is slightly greater than 285 and hence 13 by 19 हमारा ग्रेटर वैल्यू होगा. क्लियर है? ओके, सो अब क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लार्जेस्ट. और फ्रैक्शंस हमें क्या गिवन है? 3/5, 5/7, 11/13 एंड 13/15. 4 फ्रैक्शंस है, तो हम क्या करेंगे? इनको 2-2 की टीम में पहले तो डिवाइड करेंगे, 2-2 की टीम में, और पहले उनके आपस में मैच कराएंगे और फिर उन मैचेस में जो जीतेगा उसका फाइनल मैच करा देंगे. ठीक है, तो पहले सेमीफाइनल करा लेते हैं. 3/5 और 3/5 और 5/7 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई. 7 × 3 21, 5 × 5 25, यानी कि 21 इज लेस देन 25, तो हमारा बड़ा विजेता कौन आ गया? 5/7. सिमिलरली 15 × 11 इज 165, 13 × 13, 13 का स्क्वायर हो गया यानी कि 169, 13 का स्क्वायर यानी कि 169, और क्लियरली 169 बड़ा वैल्यू है,
तो हमारा यहाँ पे विनर आ गया सेकंड वाले मैच में 13/15। अब फाइनल करा देते हैं इन दोनों के बीच में। तो 5/7 और 13/15 में फाइनल होगा। 15 × 5 कितना आ जाएगा 75, और ऑलरेडी अच्छा ये वैल्यूज हम पहले ही ले चुके हैं शायद, हाँ 91, तो 75 इज लेस देन 91 एंड हेंस 13/15 हमारा लार्जर वैल्यू आ जाएगा। यही सेम वैल्यू लिया था क्या ना, डिफरेंट वैल्यूज थी बट हाँ एंड में मल्टीप्लिकेशन में यही आ रहा था। तो 13/15 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इन जनरल हमें इसी अप्रोच से काम करना है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक और अप्रोच काम आएगी जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी और करने की, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अप्रोच भी समझ लेते हैं। जब भी कभी ऐसा हो जैसा इस क्वेश्चन में स्पेशली है, एक सेकेंड, कि हमारे जो फ्रैक्शंस है 3/5, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। सिमिलरली सेकंड वाली वैल्यू में 5/7 है, 2 का डिफरेंस है, और डिनोमिनेटर हमारा 2 बड़ा है, दो हर एक केस में 2 बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर, ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है। और लास्ट में वैल्यू आ रही 13/15, अगेन 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है। जब भी ऐसा होगा तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट डिनोमिनेटर होगा वही वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा, दैट फ्रैक्शन विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमारा आएगा 13/15, दिस विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका कि डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, यानी कि 3/5 विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्लियर है? और जिस ऑर्डर में डिनोमिनेटर्स हैं उसी ऑर्डर में हम लगा सकते हैं, 3/5 विल बी स्मॉलेस्ट, देन 5/7, देन 11/13 और लास्ट में 13/15। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज 3/5 हमारा क्या है, 1 - 2/5 है, भाई डिफरेंस तो 2 का ही आ रहा है, 1 - 2/5 है। और सिमिलरली 5/7 है, 1 - 2/7, दिस इज 1 - 2/13 एंड दिस वैल्यू इज 1 - 2/15। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 2/15 इज स्मॉलेस्ट, दिस वैल्यू इज स्मॉलेस्ट। और सारे केसेस में हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें, तो जब 1 से सबसे छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा फ्रैक्शन आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सबसे बड़ा होगा। और जब 1 से सबसे बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/5, तो हमारा रिजल्ट सबसे छोटा होगा। इजंट इट सो? 2/5 लार्जेस्ट है, यानी कि हमें ऑपोजिट भी समझ में आ गया कि जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम है सारे केसेस में, अगर न्यूमरेटर सारे केसेस में सेम है तो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो लार्जेस्ट होगा। न्यूमरेटर सेम है, तो अगर न्यूमरेटर हमारा सेम है तो डिनोमिनेटर जब सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब तो तुमको पता ही है, तब तो ऑब्वियस है, उसमें तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लार्जेस्ट, 4/7, 8/13, 11/15 एंड 14/19। अब यहां पे मैच कराने से पहले हमें दिख रहा है, ठीक है, अगर तुम ध्यान दे पा रहे हो कि 8/13 में 5 का डिफरेंस है और 14/19 में भी 5 का डिफरेंस है, तो जब ऑलरेडी डिफरेंस दिख रहा है तो क्लियरली इन दोनों में हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, और हमें निकालना भी क्या है, लार्जेस्ट ही निकालना है। लार्जर वैल्यू है 14/19, 8/13 तो पहले ही मैच से बाहर हो गया। अब इन दोनों का मैच करा लो, 4/7 और 11/15 का। 15 × 4 is 60, 7 × 11 is 77, तो 60 इज लेस देन 77, 11/15 हो गया हमारा विनर। अब 11/15 और 14/19 का मैच कराओ, फाइनल मैच। 19 × 11 कितना होगा, दैट इज 190 + 19, यानी कि 209, 190 + 19 209, और 15 × 14 कितना हो जाएगा, 150 + 60, यानी कि 210। तो क्लियरली 209 इज लेस देन 210 एंड हेंस 14/19 हमारा लार्जर वैल्यू आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू आएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लार्जेस्ट, और ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज हमें क्या दिख रही है, 11/12, 15/16, 19/20 और 21/23। पहले जो 3 फ्रैक्शंस हैं इनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 का ही है, तो क्या यहाँ पे हमें पहले 3 फ्रैक्शंस में कंपेयर करने में कोई दिक्कत आएगी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियरली ऑप्शन सी हमारा विनर है, 19/20। तो पहले 3 में तो 19/20 विनर है, और लास्ट में रह गया फाइनलिस्ट 21/23। दोनों का करा दो मैच, क्या आ जाएगा, 23 × 19 और 20 × 21। फर्स्ट वैल्यू है 23 × 19 और सेकंड है 20 × 21। 20 × 21 आ जाएगा 420, 420, और 23 × 19 करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 230 में से 230 क्या है, 230 नहीं होगा, 460 होगा। 23 × 20 आ जाएगा 460, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 23, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 437। 437 आ रहा है, विच इज क्लियरली 437 हमारा क्या है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 420, तो 19/20 हमारा विनर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है, 19/20 विल बी द विनर, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक और तरीके से सोच सकते थे, वो बात भी समझ लेते हैं कि 19/20 में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ रहा है 1 का, 21/23 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ रहा है 2 का। क्या हम फर्स्ट वाले केस में डिफरेंस 2 का बना सकते हैं? क्या हम डिफरेंस 2 का बना सकते हैं 19/20 में? अगर हम दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा फ्रैक्शन तो सेम ही रहने वाला है। अब ये वैल्यू हो जाएगी 38/40, और क्योंकि डिनोमिनेटर 23 से ज़्यादा है और डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम है, तो क्लियरली अपना विनर कौन सा होगा? 38/40 होगा। इज दैट इट सो? तो मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम बार बार अलग अलग मेथड इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि कहाँ पे हमें कौन सा तीर चलाना है ये पता होगा, तो हम एफिशिएंटली अपना जो बैटल है उसको जीत पाएंगे। इज दैट इट सो? अगर हम एक ही तीर हर जगह चलाते रहेंगे तो बैटल हार जाएंगे। ठीक है, छोटा छोटा तो जीत सकते हैं, कोई 1-2 तीर काम आ जाएगा, 1-2 तीर सही निशाने पे लगेगा, बट कुछ तीर मिस हो जाएंगे। तो हमारे पास अलग अलग तरह के अस्त्र होने चाहिए, और कब कहाँ पे कौन सा अस्त्र चलाना है, जब अर्जुन की तरह ये बात सीखोगे, ठीक है, और चिड़िया की आंख पे फोकस रखोगे, किस क्वेश्चन में कौन से तीर से हमला करना है, तो डेफिनेटली अपना तुम क्वेश्चन को फटाफट से एफिशिएंटली सॉल्व कर पाओगे और एग्जाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट? अगेन हमें फ्रैक्शंस गिवन है और डिफरेंस यहाँ पे क्या कुछ हम कंपेयर कर सकते हैं? पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्ली। 23/33, 27/37, 14/19, अपने एंड पे तुम भी लिखो और लिख के कंपेयर करो। 13/18। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? पहले केस में आ रहा है 10 का, दूसरे में भी आ रहा है 10 का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आ रहा है डिफरेंस 5 का, और फिर आ रहा है डिफरेंस 5 का। तो पहले 10-10 वालों को कंपेयर करा लें, कौन सा बड़ा आएगा फ्रैक्शन? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, यानी कि 27/37 डेफिनेटली बड़ा होगा। सिमिलरली 5/5 वाले में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो दिस विल बी विनर। क्लियर? अब दोनों विनर्स के बीच मैच कराना है। पहले वाले में डिफरेंस आ रहा है 10 का, दूसरे में डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो जिसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 14 × 2, 19 × 2, तो वैल्यू आ गई 28/38, और क्लियरली डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर, यानी 14/19 बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन सी लार्जेस्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट? अब इसके लिए तुम कमेंट में मेंशन करो कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा इनमें से, गिवन ऑप्शंस में से। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट? एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, अब ये सेकंड वाले पे, लास्ट वाले इस क्वेश्चन पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट? 7/9, 11/13, 16/19 एंड 21/25। अगेन 7/9 और 11/13 में तो डिफरेंस 2 का है, और क्लियरली हमारा विनर कौन होगा? 11/13, ठीक है। फिर 16/19 और 21/25 में क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 का, ठीक है, 3 का आ रहा है और 4 का आ रहा है। तो एक तरीका तो ये हम पहले वाले मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो डिफरेंस हो जाएगा सेम। 16 4 64/76, और ये वैल्यू आ जाएगी 21 × 3 63/75। तो कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? 64/76 बड़ा होगा, डिफरेंस तो सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। क्या ये बात समझ में आती है? अब जैसे ही हमें दो बड़ी वैल्यूज मिल गई हैं, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, 11/13 और 16/19 को। सेम मेथड, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 3 का है, पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दो, कितने से? 3 से कर दो, और दूसरे में कर दो 2 से, तो वैल्यू आ जाएगा 33/39, एंड दिस वैल्यू इज 32/38। डेफिनेटली 33/39 इज ग्रेटर वैल्यू, ऑप्शन हमारा आ जाएगा 11/13, ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? 4/9, 3/7, 5/11, 8/15, 5/9। अब ध्यान से देखो, 4/9 और 5/9 में क्या फर्क है? भाई दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें पता है बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 5/9 होगा, तो 4/9 तो एलिमिनेट हो गया। अब 5/9 और 3/7 में डिफरेंस सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और अगर डिफरेंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम है तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी, यानी कि 3/7 भी एलिमिनेट हो गया। क्या यहां तक समझ में आता है? ठीक है, अब आगे की कहानी करते हैं। 5/9 बचा, 5/11 बचा, और 8/15 बचा। अब 5/9 और 5/11 को कंपेयर कर पा रहे हो क्या? ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी होगी?
क्योंकि न्यूमरेटर दोनों में सेम है, तो डिनोमिनेटर जिस वैल्यू का बड़ा वो वैल्यू होगी छोटी, डिनोमिनेटर जिसका होगा छोटा वो वैल्यू होगी बड़ी, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, यानी कि डेफिनेटली 5/9 बड़ा होगा। अब कंपेयर करना है 5/9 को और 8/15 को। 5 × 15 75 और 9 × 8 72। क्लियरली 75 इज लार्जर, यानी 5/9 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? अब एक दो चीज़ें और बेटर समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी कभी ऐसे एग्जाम में फ्रैक्शन गिवे होंगे, अच्छा कई लोग को ये भी डाउट हो सकता है कि अगर फ्रैक्शन की वैल्यूज हमारी बड़ी हुई, 1 से बड़ी हुई, क्योंकि सारे अब तक जो भी एग्जाम्पल हमने किए वो सब 1 से छोटे किए, अगर 1 से बड़ी हुई तो क्या है, अगर 1 से बड़ी हुई तो एक तो क्लियरली या तो अगर फ्रैक्शन लिखा है 1 एंड 2/9, 1 एंड 3/10, तो तुम्हें अल्टीमेटली कंपेयर तो फ्रैक्शन को ही करना है जो 1 से छोटा है, कंपेयर तो इन्हीं वैल्यूज को करना है, बाकी लॉजिक सेम ही रहेगा। ठीक है, और अगर 1 की बजाय 2 लिखा होगा तब तो तुम्हें पता ही है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, isn't it so? ठीक है, तो वहां पे भी अल्टीमेटली हमें जो कंपेयर करना है वो 1 से छोटे फ्रैक्शंस को ही कंपेयर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी बात और समझते हैं। एक सिंपल सी बात समझो, जब हम 4/9 देख रहे हैं तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो 9 के हाफ से भी छोटा है, isn't it so? 9 के हाफ से भी छोटा है, यानी 50% से भी छोटा है। भाई अल्टीमेटली अगर 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 लिखाओ, 2/4 लिखाओ, 3/6 लिखाओ, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, दीज आर इक्वल टू 50%, 50% के बराबर है, isn't it so? स्पेशली हमें ऐसे कंपैरिजंस की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, डीआई में जरूरत पड़ती है, इसलिए फ्रैक्शन का कंपैरिजन हमें इसलिए भी सीखना जरूरी है ताकि डीआई में जब हमें जरूरत पड़े अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में, तो वहां पे हम चीजों को बेहतर कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो 4/9 हमारा 50% से छोटी वैल्यू है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 50% से छोटा है। क्यों छोटा है? बिकॉज 9 का हाफ हुआ 4.5 और 4 हमारा 4.5 से छोटा है, तो 50% से छोटी वैल्यू आ गई 4/9। सेम लॉजिक से 3/7 भी छोटा वैल्यू होगा 50% से, सेम लॉजिक से 5/11 भी छोटी वैल्यू है 50% से, लेकिन 8/15 और 5/9 बड़ी वैल्यूज हैं, बिकॉज 15 का हाफ हुआ 7.5 और उससे बड़ा आ रहा है 8, 9 का हाफ हुआ 4.5 उससे बड़ा आ रहा है 5। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो हमें इफेक्टिवली डी और ई को ही कंपेयर करना है। अगर तुम इस तरह से फ्रैक्शन का कंपैरिजन भी सीख लोगे, स्पेशली ये चीज़ हेल्प करेगा हमें डीआई में। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन और परसेंटेज कन्वर्जन तो हमें आता ही है, नहीं आता है तो वो सीख लो भाई, अगर अब तक नहीं सीखा है तो परसेंटेज का सेशन एक बार देख लो और वहां से इन वैल्यूज को भी सीख लो कि परसेंटेज और फ्रैक्शन को कन्वर्जन हमें कैसे करना है, क्योंकि वहां से भी कुछ फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? सेम लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को खुद से, इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेना, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, स्मॉलेस्ट निकालना है। ओके, अच्छा लास्टली एक और चीज कर लेते हैं कि यहाँ पे पूरा हम ऑर्डर में लगाना भी सीख लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे बड़ा निकालना सीख लिया, सबसे छोटा भी निकल गया इस केस में। ठीक है, जितनी बार कंपेयर करोगे सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब अगर हमें एक ऑर्डर में निकालना है तो कैसे लगाएंगे, ठीक है, वो चीज भी देख लेते हैं। तो अगर 8/15 है, 14/33 है, 7/13 है, 11/13 है, अब क्या इन वैल्यूज में हमें लार्जेस्ट पता लगाने के लिए एज सच कंपैरिजन की जरूरत है? तुम देख सकते हो 8/15 इज ऑलमोस्ट 50% के आसपास की वैल्यू है, क्योंकि 15 का हाफ हुआ 7.5 उससे थोड़ा सा बड़ा है, isn't it so? तो ये स्लाइटली ग्रेटर देन 50% है। 14/33, 33 का हाफ हुआ 16.5 और 14 उससे छोटी वैल्यू यानी कि दिस इज लेस देन 50%। 7/13, 13 का हाफ हुआ 6.5, तो ये तो हमने अपना बड़ा है 50% से, स्लाइटली ग्रेटर देन 50%। और 11/13 तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, 1 के बराबर तो नहीं है बट हाँ ये है कि 85% के आसपास का, 80-85% के आसपास की वैल्यू है, isn't it so? ठीक है, एक रफ एस्टिमेट 85% के आसपास की वैल्यू है। क्लियर है? तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? सबसे बड़ा वैल्यू तो क्लियर है हमें, 11/13 है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अगर हम इनको लिख दें कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो डी इज लार्जेस्ट। बट ए बी सी में अब कौन सा सेकंड लार्जेस्ट होगा? अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा 8/15 को और 7/13 को, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। 13 × 8 इज 104, 15 × 7 इज 105, तो 104 इज लेस देन 105, यानी कि 7/13 बड़ी वैल्यू आएगी, तो 7/13 सी है, तो सी बड़ा होगा किससे? ए से बड़ा होगा। और सबसे छोटी वैल्यू क्लियरली जो लेस देन 50% है, बी है हमारा, तो बी इज लेस देन ए इज लेस देन सी इज लेस देन डी, ऑर्डर हमारा आ गया बी ए सी डी। और स्मॉलेस्ट पूछा था इस क्वेश्चन में, तो बी अपना स्मॉलेस्ट आंसर है। एक सेकंड, हाँ बी स्मॉलेस्ट आंसर है। क्लियर है? ये तो सारे हो गए हमारे फ्रैक्शन का कंपैरिजन।
अब इसके बाद में कई बार पावर्स का कंपैरिजन भी करना पड़ता है कि किसी नंबर का पावर गिवन है और हमें फिर कंपेयर करना है उसको, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन एग्जांपल में ले लिया, 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/3, 5 to the power 1/4 और 6 to the power 1/6, इनमें से कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट होगी। अब हमें 2 to the power 1/2 की वैल्यू तो पता है, √2 की वैल्यू तो पता है, उसका एक एस्टिमेट है हमारे पास, बट 3 to the power 1/3 का क्या करेंगे, 5 to the power 1/4 का क्या करेंगे, या 6 to the power 1/6 का क्या करेंगे, क्योंकि इनके लिए हमें वैल्यूज नहीं पता है, इनका हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 to the power 1/2 यानी कि √2 तो पता है, √2 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.414, नहीं पता है तो अब से पता कर लो। सिमिलरली √3 होता है 1.732, तो ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। √5 को भी एक बार को याद रख लेंगे तो अच्छा है, 2.236, नहीं भी याद रखोगे तो √5 की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट √2 और √3 तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है इन वैल्यूज को, तो कंपेयर करने के लिए हमें इनकी जो पावर्स हैं उनको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, और पावर कंपेरेबल कब बनेंगी, जब हम उनको इंटीजर में ला पाए, जब हम उनको इंटीजर में ला पाए। अभी पावर क्या है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। अगर हम इन सारी की सारी वैल्यूज को इनके डिनोमिनेटर पे फोकस करो, 2, 3, 4 और 6, इन सब का एलसीएम ले लो, क्या आएगा वैल्यू, 12 आएगा। एलसीएम लोगे 2, 3, 4 और 6 का 12 आएगा, तो सारी की सारी पावर्स को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तब तो पावर इंटीजर में आ जाएंगी सब की सब। और 12 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि अगर हमें नंबर गिवन है लेटर से 5 और 6, हमें पता है कि 5 6 से छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो अगर 5 6 से छोटी वैल्यू है तो क्या 5 का पावर 10 करोगे और 6 की पावर 10 करोगे तो जो वैल्यू छोटी होगी उसका पावर 10 भी छोटा होगा, isn't it so? तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पावर 10 को या पावर 12 को इस केस में, ठीक है, पावर 12 को कंपेयर करेंगे, और पावर 12 का जो ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर इन नंबर्स का भी होगा। आई रिपीट, पावर 12 का जो ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर इन नंबर्स का भी होगा, ठीक है। तो हम पावर 12 को कंपेयर कर सकते हैं, तो उनको कंपेयर करेंगे और उससे अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, ठीक है, शुरू करते हैं अब इसको। तो 2 to the power 1/2 to the whole power 12, सेकेंड हो गया 3 to the power 1/3 to the whole power 12, थर्ड हो गया 5 to the power 1/4 to the whole power 12, और लास्ट में आ गया 6 to the power 1/6 to the whole power 12। 2 to the power 1/2 to the power 12 क्या होगा, देखो जब भी हम किसी नंबर का पावर, जैसे हमने 2 का पावर a to the whole power b किया, तो क्या हो गया, 2 to the power a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है, तो ये इफेक्टिवली आ जाएगा 2 to the power a into b, a into b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2 to the power 1/2 into 12, यानी 12/2, तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली दिस वैल्यू भी 3 to the power 1/3 into 12, यानी कि 4 आ जाएगा। दिस इज 5 to the power 1/4 into 12, यानी कि 3 आ जाएगा, 5 की पावर 3, और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और 6 की पावर 2 हो जाएगा 36। तो क्लियरली हमारा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, 125, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, लार्जेस्ट आ रहा है 125, और स्मॉलेस्ट आ रहा है 36। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हमारी 6 to the power 1/6, और ऑप्शन में स्मॉलेस्ट ही पूछा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। और क्योंकि सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, तो सबको ऑर्डर में भी लगा सकते हो कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 6 to the power 1/6, फिर आएगा हमारा 2 to the power 1/2, उसके बाद में आएगा 3 to the power 1/3, और लास्ट में आएगा 5 to the power 1/4। आई रिपीट, 6 to the power 1/6 स्मॉलेस्ट होगा, फिर आएगा 2 to the power 1/2, फिर आएगा 3 to the power 1/3, और लास्ट में आएगा 5 to the power 1/4। तो अब इसके बाद में कभी ऐसा क्वेश्चन मिले लाइफ में तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, वो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। एग्जामिनर ने सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की है, सवाल एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, सेम प्रोसेस, पावर है 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, अगेन मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करोगे पावर कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में बेसिकली क्या हो जाएगा 4 to the power 1/3 to the power 12, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 4 to the power 4। सेकेंड में आ जाएगा 6 to the power 1/4 to the whole power 12, यानी कि 6 to the power 3। थर्ड आ जाएगा 15 to the power 1/6 to the whole power 12, यानी कि 15 का स्क्वायर, और लास्ट आ जाएगा 250 to the power 1/12 to the whole power 12, यानी कि ये तो आ जाएगा स्ट्रेट अवे 250। दिस इज 250, 15 का स्क्वायर है 225, 6 का क्यूब क्या होगा 216, और 4 to the power 4 क्या होगा 16 का स्क्वायर, यानी कि 256। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 256 इज द लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट आ रहा है हमारा 216। क्वेश्चन ने पूछा है लार्जेस्ट, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 4 to the power 1/3। इज दैट क्लियर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? सेम प्रोसेस, इस बार क्या पावर्स है? 1/4, 1/10, 1/6, 1/20। प्रॉब्लम है इस बार, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है कि ऑप्शन सी में हमें दिया है पावर 1/6। अब अगर हम 6, 4, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तब तो फिर कहानी बन जाएगी, क्योंकि हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पे 60, और 60 तुम लोगे मल्टीप्लाई करोगे, अगर पावर 60 करोगे सबकी, तो 7 टू द पावर 15 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें? 64 टू द पावर 1/6 है। 64 क्या होता है? 2 टू द पावर 6 होता है, 2 टू द पावर 6 होता है, इजंट इट सो? ठीक है, यानी कि इफेक्टिवली क्या हम इसको लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर 6 टू द होल पावर 1/6, यानी कि ये तो 2 ही है, 2 है, 2 ही रहे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, 2 ही रहे, तो 2 ही है, ठीक है, 2 है, कोई बात नहीं। अब बाकी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है 7 टू द पावर 1/4, फिर है 11 टू द पावर 1/10, 119 टू द पावर 1/20, तो 2 टू द पावर 1 है एक तरह से, ठीक है। अब हम पावर्स का एलसीएम लेंगे, तो 4, 20 का एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 20, तो सबकी पावर कर दो 20, सारे नंबर्स की पावर 20 कर दो, ठीक है। तो पहले वाले केस में 20 करोगे पावर, तो क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 1/4 टू द होल पावर 20, यानी कि दिस विल बी 7 टू द पावर 5। सेकंड में 11 टू द पावर 1/10 है, 11 टू द पावर 1/10 टू द पावर 20 करोगे, ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर, और लास्ट में आएगा 119 इफेक्टिवली, ठीक है, 119 आएगा, इजंट इट सो? और ये बीच में वैल्यू क्या आ रहा है? दिस इज 2 टू द पावर 1, तो इसकी पावर 20 करोगे तो दिस विल बी 2 टू द पावर 20। अब हमें क्लियरली दिख रहा है 119 और 11 के स्क्वायर में, 121 में, 121 बड़ा है, बट 7 टू द पावर 5 तो उससे ही बहुत बड़ा है, 7 टू द पावर 5 तो उससे ही बहुत बड़ा है। 7 टू द पावर 5 को क्या कैलकुलेट करेंगे हम, या फिर कंपेयर करेंगे? अब हमें ये दो चीज़ें मिल रही हैं, 7 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 20, जो कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो क्लियरली बाकी तो हार गए, कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। बी अपना बाहर हो गया, और सी नहीं, बी और डी बाहर हो गया, ए और सी बचे हुए मैदान में, तो उनके बीच में कंपैरिजन करना है। ए है हमारा 7 टू द पावर 5, क्या 2 टू द पावर 20 को हम 7 टू द पावर 5 से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पावर 20 का मतलब 4 इंटू 5 ही तो हुआ, तो ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 4 टू द होल पावर 5, यानी कि दिस इज 16 टू द पावर 5, 16 टू द पावर 5, और 16 टू द पावर 5 क्लियरली 7 टू द पावर 5 से बहुत बड़ा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? 2.89 टू द पावर 0.5, 3 टू द पावर हाफ, 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, एंड 4 टू द पावर 1/3, 4 टू द पावर 1/3। ठीक है, सबसे पहला नंबर हमारा क्या है? 2.89 टू द पावर 0.5, 0.5 यानी कि पावर हाफ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 है इफेक्टिवली। 2.89 का स्क्वायर रूट भले ही हमें नहीं पता हो, लेकिन हमें 1.7 बोलो, 17 का स्क्वायर तो पता है, 17 का स्क्वायर तो पता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। क्या हम इसको लिख सकते हैं? दिस विल बी नथिंग बट 289 डिवाइडेड बाई 100, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर आएगी वैल्यू 7, नीचे आएगी 10, 17/10 इज 1.7, 1.7, इजंट इट सो? ठीक है, तो 1.7 पहली वैल्यू आ गई, ऑप्शन ए की वैल्यू 1.7 आ गई। या फिर ऐसा कर सकते हैं, 289 का स्क्वायर रूट पता है हमें 17 है, तो 17 लिख दिया, और फिर डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे एक वैल्यू के पहले डेसिमल लगा दो, तो 1.7 आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो मिल गया हमें 1.7। ऑप्शन बी क्या है? 3 टू द पावर हाफ है, और 3 टू द पावर हाफ की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी है कि ये होता है 1.732। ऑप्शन सी क्या है? 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर हुआ 25, और क्योंकि 0.5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, तो हमें दो वैल्यूज के बाद में, दो डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगा देना, 0.25 हो जाएगा। 2 माइनस 0.25 यानी कि दिस वैल्यू विल बी 1.75, और अब तक की सारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 1.75, इजंट इट सो? ठीक है, और लास्ट में आ रहा है 4 टू द पावर 1/3, 4 टू द पावर 1/3। प्रॉब्लम यह है 4 टू द पावर 1/3 को हम कैसे कंपेयर करेंगे 1.75 से? 1.75 से कैसे कंपेयर करेंगे? तो एक वैल्यू आ रहा है हमारा 1.75, और एक आ रहा है 4 टू द पावर 1/3, दोनों में बड़ी वैल्यू क्या होगी? दोनों में बड़ी वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे? बेसिकली 1.75 हमारा आ गया, देखो
दोनों ही केसेस में हम या तो क्यूब लें, क्योंकि बिना क्यूब लिए कैसे कंपेयर करेंगे। 1.75 कितना हुआ 0.75, यानी कि दिस इज 3/4। 1.75 हो गया 7/4। 7/4 और 4 टू द पावर 1/3 को कंपेयर करना है। दोनों ही केसेस में क्यूब कर लो, पावर 3 कर लो, 7/4 का होल क्यूब, एंड दिस विल बी 4 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब, विच विल बी नथिंग बट 4। और 7 का क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब है 343, 4 का क्यूब है 64, और क्लियरली 343/64 इज मच मच ग्रेटर देन 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1.75 ओनली, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक और चीज कर सकते थे यहाँ पे, वो भी समझ लेते हैं कि ऑप्शन बी और डी पे फोकस करो। बी तो हमें पता है कि बी इज लेस देन डी, ये तो पता है। अगर हम बी और डी को कंपेयर करा लें डायरेक्टली, बी हमारा 3 की पावर हाफ और डी है 4 टू द पावर 1/3, तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। तो दोनों ही केसेस में पावर 6 कर दो, तो 3 टू पावर 1/2 टू द होल पावर 6 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3 का क्यूब यानी कि 27, और 4 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 6 आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और क्लियरली 27 इज ग्रेटर देन 16। तो हमारा ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन डी, जबकि ऑप्शन बी हमारा सी से छोटा है, तो सी डेफिनेटली सबसे बड़ा होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, 2 टू द पावर 20, 5 टू द पावर 10, 3 टू द पावर 15 एंड 26 टू द होल पावर 5। इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? कैसे कंपेयर करेंगे? पावर 20 है, 10 है, 15 है, 5 है। अब यहाँ पे ऑलरेडी पावर हमारी इंटीजर में तो दी हुई है, बट इतनी बड़ी वैल्यूज हैं कि हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अप्रोच क्या होगा, अभी तक हम एलसीएम ले रहे थे क्योंकि पावर सारी फ्रैक्शन में थी, इस बार तो सारी पावर इंटीजर में है, बट इनको कैलकुलेट कैसे करोगे, समस्या है, समस्या है। तो इस बार हम यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, इस बार हम लेंगे यहाँ पे एचसीएफ इन सबका। 20, 10, 15 और 5, एचसीएफ आएगा 5। तो बस हमको सारी पावर्स को 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, सारी पावर्स को 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो 2 की पावर 20 क्या कितना हुआ, दिस इज 2 टू द पावर 4 इंटू 5, यानी कि 2 टू द पावर 4 टू द होल पावर 5। सेकंड वैल्यू है 5 टू द पावर 10, यानी कि 5 टू द पावर 2 इंटू 10, यानी कि 5, एक सेकेंड, 2 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर टू द होल पावर 5। पहला वाला आ गया 16 टू द पावर 5, दूसरा वाला आ गया 25 टू द पावर 5, और थर्ड आ गया 3 टू द पावर 15 है, यानी कि 3 टू द पावर 3 इंटू 5, यानी कि 3 क्यूब टू द होल पावर 5, विच इज 27 टू द पावर 5, और लास्ट वैल्यू है 26 टू द पावर 5। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट इज 27 टू द होल पावर 5, यानी कि 3 टू द पावर 15। और सबको ऑर्डर में लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी ऑप्शन सी, सी लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, उसके बाद में आ रहा है डी, उसके बाद में आ रहा है बी, और लास्ट में आ रहा है ए। सी डी बी ए विल बी द ऑर्डर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन लार्जेस्ट। सेम चीज है, 2 टू द पावर 50, 3 टू द पावर 30, 5 टू द पावर 20 एंड 30 टू द पावर 10, 30 टू द पावर 10। क्लियर? तो यहाँ पे 2 टू द पावर 50 कितना हुआ, अगेन यहाँ पे हम एचसीएफ लेंगे, 50, 30, 20 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 10 आ रहा है, यानी कि सबको पावर 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला वाला वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 10, यानी कि 2 टू द पावर 5 टू द होल पावर 10, विच इज 32, 2 टू द पावर 5 कितना हुआ, 32 टू द होल पावर 10। सेकंड वैल्यू 3 टू द पावर 3 इंटू 10, यानी कि 3 टू द पावर 3 टू द होल पावर 10, विच इज 27 टू द होल पावर 10। थर्ड वैल्यू है 5 टू द पावर 20, यानी 5 टू द पावर 2 इंटू 10, यानी कि 25 टू द होल पावर 10, और लास्ट वैल्यू आ रही है 30 टू द होल पावर 10। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे पहला वाला 32 टू द होल पावर 10, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 2 टू द पावर 3 टू द होल स्क्वायर, सेकंड है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, और थर्ड है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। तो इन तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, क्या इक्वल होंगे, इक्वल तो डेफिनेटली नहीं होंगे। तो हमें कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट आएगी। पहला वैल्यू है 2 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं या स्क्वायर करते हैं किसी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम उसी वैल्यू को अपने आप से उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
यानी कि दिस इज 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। और जब भी ऐसा होगा तो पावर्स एडअप हो जाएंगी, 3 + 3 इजंट इट सो, या 3 टू द पावर 2 सॉरी 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 6 आ गई, पहली वैल्यू तो 2 टू द पावर 6 आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी है 2 टू द पावर 2 और इस 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो 2 की पावर 2 टू द पावर 3 है, यानी कि पावर में भी पावर है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का पावर 3 को कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा, दिस विल बी 2 टू द पावर 8। थर्ड वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो यानी कि पावर में भी पावर है, तो सबसे पहले पावर की जो पावर है, ठीक है, पावर स्क्वायर है, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब क्लियर है हमें, पहले वाले केस में पावर आ रही है 6 और नंबर हमारा क्योंकि 1 से बड़ा है, सेकंड वाले केस में पावर आ रही है 8 और थर्ड वाले केस में पावर आ रही है 9। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, नंबर 1 से बड़ा है तो हमेशा जिसकी पावर बड़ी उसका दम बड़ा, वो वैल्यू बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 9, उसके बाद आएगा 2 टू द पावर 8 सेकंड नंबर पे, और फिर लास्ट में आएगा 2 टू द पावर 6। ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पे जो बताई कि जब भी हमारा अगर a ग्रेटर देन 1 है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और फिर हमारी 3 पावर्स हैं x, y और z, और x हमारा छोटा है y से, y छोटा है z से, तो क्लियरली है a की पावर x छोटी होगी a की पावर y से और a की पावर y छोटी होगी a टू द पावर z से। ये तब है जबकि a हमारा 1 से बड़ा है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। नंबर अगर हमारा 1 से बड़ा है तो जितना बड़ी पावर होगी उतना बड़ा नंबर होगा, लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा हुआ, अगर नंबर 1 से छोटा है और बाकी सब सेम है, यानी कि एंड x इज लेस देन y लेस देन z, तो a की पावर x बड़ी होगी a टू द पावर y से और a टू द पावर y बड़ा होगा a टू द पावर z से। क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं कि हम 1/2 ले लें 2 की जगह पे, ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा। 1/2 का होल क्यूब कितना होगा, 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8 होगा, छोटा हो गया ना, छोटा हो गया। सिमिलरली 1/2 की पावर 4 किया हमने तो 1/16 होगा और हाफ हो गया। क्लियर, तो ये छोटी सी बात को भी एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फिर तुमको पता है कि क्या करना है। क्लियर, ठीक है। सो आई गेस दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। सेशन समझ में आओगे, सेशन में हमने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस किए जिनसे कि अगर तुम्हें पता नहीं होगा, अप्रोच क्लियर नहीं होगा, तो उन क्वेश्चंस को, उन वैल्यूज को कंपेयर कभी नहीं करा पाओगे। बट अब जब समझ में आ गया है तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो डेफिनेटली तुम क्रैक कर लोगे, उसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। अगर अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, अगर सेशन समझ में आया, पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम @ADITYAKT। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।